So hello everyone, long awaited finance current affairs is back. Okay, so 7th November, that is today's finance current affairs, and previously जितने भी important news है आज एक बार जल्दी से जल्दी कवर करते. So today's first topic which we are starting with, it is RBI prescribes norms for closure of DCCB banks. अब ये DCCB क्या है, everything we are going to cover in depth. Let's just try to understand first what is the news, न्यूज क्या है, उसके बाद पूरा फाइनेंस स्टैटिक एज वेल एज करंट को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. न्यूज क्या है, व्हाट इज द न्यूज? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेड और अनाउंस्ड अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द रेगुलेशंस व्हिच इज अलाउइंग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, दैट इज डीसीसीबीज, एट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स इन द सेंस ये कौन से लेवल पे होते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं. ठीक है, टू क्लोज अनरेम्यूनरेटिव ब्रांचेस. अनरेम्यूनरेटिव मतलब जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, फाइनेंशियली जो बहुत ही वीक है. लेट्स कंसिडर दैट फाइनेंशियली वीक इन द सेंस मे बी उनमें एनपीए हो, मे बी उनके जो टोटल लोन्स हो वो बैड लोन्स हो. ओके, सो वॉट एवर सच अनरेम्यूनरेटिव ब्रांचेस है जिसमें प्रॉफिट वो कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उस ब्रांच की वजह से उसको लॉस हो रहे बहुत ज्यादा, ऐसे ब्रांचेस को वो विदाउट आरबीआई की परमिशन लिए बगैर क्लोज कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस बैंक ओनली. तो आरबीआई ने कहा है कि हमसे परमिशन अब लेने की जरूरत नहीं है. इफ दैट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक इज स्ट्रॉन्ग इनफ फाइनेंशियली, then it can close down its unremunerative branches. However, register of cooperative societies is in the respective states have to give approval to the DCCBs for this. मतलब अपने मन से फट से कोई भी ब्रांच बंद कर दी कल, ऐसे नहीं होगा. वो सिंपल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि हर एक स्टेट में अलग अलग होंगे, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी. बट नाउ आरबीआई की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, द वन वर्ड विच कम्स टू अस दैट इज कोऑपरेटिव्स. So before going into the overall cooperative credit institution और cooperative bank structure of the India, जो start होता है at urban cooperative banks, rural cooperative banks, फिर urban cooperative banks actually कहां पर होते हैं? urban areas में. rural cooperative banks कहां होते हैं? हमारे villages में, मतलब rural areas में और semi urban areas में. फिर उनके बहुत सारे types है, ये पूरा classification देखेंगे. First let's understand what is a cooperative. एक cooperative अगर मैं कहूं तो एक group होता है which runs on mutual interest and trust. ये दो वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस. ओके, ओवरऑल कोऑपरेटिव्स की अगर मैं बात करूं, दीज आर सच एसोसिएशन, सच ग्रुप्स वेयर वॉट एवर पीपल आर देयर, दे आर हैविंग सेम इंटरेस्ट, सेम विजन, सेम ऑब्जेक्टिव. इट मे बी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, फाइनेंशियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन सारे जितने भी लोग हैं who are participating or are members of that group, they will have all these things similar to each other. Okay, so autonomous associations of person which are united voluntarily to meet their common economic, social, cultural needs, aspiration, which again are jointly owned and democratically controlled. मतलब क्या? It's not just about कि सारे लोगों की विजन, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, कल्चरल ऑब्जेक्टिव, एज वेल एज जो भी कॉमन गोल्स है, कॉमन नीड्स है, वो बस सेम नहीं है. साथ ही साथ में इसका जो कंट्रोल है, रेगुलेशन है या फिर गवर्नेंस है, वो डेमोक्रेटिकली होता है. मतलब डेमोक्रेटिकली मतलब ईच पर्सन विल गेट सम सेम राइट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ चूजिंग और टेकिंग एनी डिसीजन. देन कोऑपरेटिव्स आर बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये अगर हम कोऑपरेटिव्स बात करें तो क्या है? इट इज नथिंग बट बहुत सारे लोगों के हाथ एक साथ आ रहे हैं कोई भी एक काम करने के लिए. ओके, अदर देन दैट कोऑपरेटिव मेंबर्स बिलीव इन इथिकल वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये तो बाकी की चीज है. मेन चीज क्या पता लगती है? सिंपल, ये एक ऐसा ग्रुप है. फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड्स का ग्रुप था एक बचपन में. सपोज आपके 5 फ्रेंड्स ने एक ऐसा ग्रुप बनाया कि हम 5 लोग हर रोज फुटबॉल की प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज वी 5 आर इंटरेस्टेड इन फुटबॉल प्रैक्टिस. आप 5 लोग, you are friends also, and you hope that now maybe you are in 10th 12th standard, in college also when you will be going at that level, that time also you will be playing football. Not only that, even when you will grow old, maybe you are employed or whatever age you will reach, you will still play football because you love it, it's your interest. So you 5 start playing football together and you even take different decisions. It may be fitness, it may be running, it may be skills, it may be watching football matches, international and national matches together.
So see, all the objectives, all the activities associated are related to one interest. Now in this, democracy is also involved. For example, if 5 people are there and if they want to play football and one is not coming, okay, then maybe they may change the time just because one is not available. Maybe they may change the day also. So in this way cooperatives work. ये एक small scale पे हमने example लिया. Then generally when cooperatives, when you are trying to associate it with finance, when you try to associate with finance or economy, cooperatives are people centered enterprises. People centered in the sense people are the main thing, group of people coming together, own, control and run by and for their members to realize a common economic, social and cultural needs. Simple, ये तो common definition है, हम सबको पता लग गया. डेमोक्रेसी में वन मेंबर वन वोट, ठीक है. तो वन मेंबर वन वोट इन द सेंस व्हाट, सपोज 5 लोगों का एक ग्रुप है, तो हर मेंबर को एक एक ग्रुप इन द सेंस 5 वोट्स हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ डेमोक्रेटिकली कोऑपरेटिव्स वर्क. मेंबरशिप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसलिए होते हैं क्योंकि कोऑपरेटिव, मैंने पहले ही बोला, दीज आर डेमोक्रेटिक. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नथिंग बट सम group of members will elect some special members which will form a board, and this board which will be elected, that will take the crucial decisions, maybe making laws, regulations for that cooperative itself. Okay, then management also will be looked by this board of directors and employees. Of course, suppose ये cooperative कोई भी एक function कर रहा है, कोई important काम कर रहा है, scalable, then again it would have some employees. Now cooperative credit movement in India, if I talk about overall credit, cooperative credit system अगर हम देखें तो इंडिया में इट्स एट 2 इंपॉर्टेंट स्टेजेस विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. एक है अर्बन एरियाज में कोऑपरेटिव बने और रूरल एरियाज में कोऑपरेटिव बने. पहले ऐसा होता था, फर्स्ट टाइम cooperatives were only for achieving the objective, general objectives. For example, agricultural कोई भी cooperative रहा तो क्यों होगा, क्या होगा उसका function? Simple, the function of agricultural cooperative would be to increase the profits, maybe to pool the resources, maybe to provide the important inputs, okay, intensive inputs for the agriculture. And when number of people also, when they will come together, resources pooling would be there. Labors also can be well distributed for different lands or different fields. So agricultural cooperative had some different objectives. Similarly, in India also, if you see the cooperative movement briefly, it has been started in 19th century, that is 1800s. But the cooperative movement turning towards finance, or major cooperatives turning or making main functions in finance as well as in economy, maybe in banking sector, that had started in your 1967. So overall, if you see, cooperatives were in urban, rural cooperatives. Main function was to pooling of resources of people, that bringing people to do any objective, to do any work, any task, bringing people together. And more the people, more easy is to carry and complete that work within time. Similarly, democratic features, as we already talked about. So this was the overall cooperative movement in India. Overall, if I try to tell about cooperatives, even United Nations Secretary Ban Ki-moon had said that cooperatives are a reminder to the international community that it is possible to pursue both economical viability and social responsibility. एक याद रखना, banks भी आपकी economical viability या फिर economic का function करते. Then why are cooperatives different? Because there they bring social responsibility through people participation. Okay. Now इंडिया में अगर हम क्रेडिट मूवमेंट देख रहे थे, फर्स्ट म्यूचुअल सोसाइटी वाज अन्योन्या सहकारी मंडली विच वाज फॉर्म्ड इन 1889, जो कि मैंने कहा था आपको 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ पहला कोऑपरेटिव अपना वेव. कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम आल्सो and crucial for financial inclusion. Okay, overall if you try to understand, initially cooperative movement just started for certain objectives in different sectors and perspective. Later it also was an important instrument in banking sector mainly and financial inclusion. Now why cooperatives have turned pivotal in banking and financial sector? एक reason है उसका. Always remember, आप लोन जाके बैंक में भी ले सकते हो, आप लोन किसी भी जमींदार से भी ले सकते हो, लेकिन कोऑपरेटिव्स जब फाइनेंस में आए, व्हेन कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, व्हेन कोऑपरेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैपेंड, इट बिकेम वेरी इजी फ्रॉम 2 पॉइंट ऑफ व्यू. जब आप बैंक में जाते हो, बैंक रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, गाइडलाइंस आर वेरी स्ट्रिक्ट, टू मच डॉक्यूमेंटेशन इज देयर, राइट? Also, apart from that, banks infrastructure are not everywhere available. HDFC की सारी HDFC branches will not be available in all the villages. Now they are available because of the
development of our rural villages. Earlier these were not available. 1900 to 2000 अगर हम देखें, क्या ऐसे जितने भी प्राइवेट बैंक्स थे उनके उनके जो भी ब्रांचेस थे रूरल एरियाज में अवेलेबल थे? नो. सो देयरफॉर एट दैट टाइम कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज थे, दे बिकेम द मेन important instruments for your banking and financial inclusion. So rather than going to zamindar who will be exploiting people, and rather than going to a bank which is not actually available only that time, cooperatives became a very easy like platform, so where people went easily. There was no red tapeism also involved, and they got easily formal financial help or credit facilities. Okay, cooperative societies and cooperative banks में difference ये क्या है पहले समझ लो. Cooperative societies, what are these? Simple. Entry 32 in state list, okay, and entry 45 in union list. इसके अंदर according to 7th schedule, these are again institutions where cooperative societies in the sense what? Which societies or any institution, organization which are based on the principle of cooperation. Cooperation in the sense people coming together, mutual interest, mutual trust, जो हमने बात की थी. Cooperative credit institutions primarily cater credit needs of its members by mobilizing deposit from their own members. Cooperative credit society अगर हम देखें, cooperative credit society नाम ही देखो, cooperative मतलब there would be some members associated in that cooperative. Credit in the sense they are doing certain financial activity, and societies in the sense, of course, as I told you, organizations which are mobilizing people. So cooperative credit societies are nothing but जहां पर suppose if I am having a cooperative society of 10 members including me, then those 10 people may pull the finances together. हर महीने हमने डिसाइड किया 5,000 रुपए हम जमा करेंगे, and whatever these 5,000 we collected, all these 5,000 whatever we have collected, we later use those deposit for any other purposes, या फिर हमने किसी को भी लोन के लिए दे दिए. So this is cooperative societies, and apart from 10 members, nobody would be other than that, nobody would be putting the money. Then cooperative credit societies which are licensed to carry out banking activities, these are called as cooperative banks, cooperative credit banks. So suppose ऐसी credit society को banking license मिलता है. Banking license मतलब क्या? Apart from this 10 members जो कि cooperative society में थे, ये अब credit society पूरे के पूरे population के लिए open हो जाएगी. Any person, any citizen can come to the cooperative society, open a bank account, put the money in that cooperative society. So such cooperative society which got license to carry out banking activities of deposit of the money, or maybe loaning the money, giving money to someone as a loan, these were called as cooperative banks, and which were eligible to accept the deposit from the public, not only from the members. I hope आपको पता लग गया कि डिफरेंस क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी में. कोऑपरेटिव पता चला, कोऑपरेटिव सोसाइटी पता चला, कोऑपरेटिव बैंक पता चला. ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में. ये मैंने आपके लिए नोट्स में दिया है. व्हेन आई विल अपलोड द नोट्स, रीड इट. बाकी कुछ नहीं है. अब मैं जो आपको बताने जाऊंगा ये मेन क्रक्स है. इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज दो लेवल्स पे है, अर्बन और रूरल. अर्बन होता है शहरों वाले, रूरल होता है आपका विलेजर्स और मे बी सेमी अर्बन एरिया विच इज नॉट सिटी, यू कैन कॉल इट टाउन. ओके, नाउ when we are talking about rural cooperative credit institutions, these rural cooperative credit societies are giving these are for two purposes. Their credit structure or maybe their credit whatever facility is there, that is for two purposes. One is short term structure, second is long term structure. कभी भी देखो short term structure is always associated with short term structure of credit. क्रेडिट के बारे में बात कर रही है, जो स्ट्रक्चर है वो क्रेडिट के बारे में बात कर रहे हैं. शॉर्ट टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर इज गिविंग अ क्रेडिट और लोन फॉर एनी पर्पजेस, ओके, विच इज नॉट नेसेसरीली क्रिएटिंग कैपिटल और डेवलपमेंट पर्पज. सो शॉर्ट टर्म क्रेडिट हमने देखा होगा, जनरली लोन हम लेते हैं मे बी फॉर बिजनेस पर्पजेस, मे बी फॉर एजुकेशनल पर्पजेस, मे बी फॉर हाउसिंग. तो ये सारी जो लोन्स होते हैं ना वो शॉर्ट टर्म होते हैं. इनके अगर you shouldn't be considering short term credits based on period कि 3 साल के लिए लिया, 5 साल के लिए लिया, नहीं. short term credit structure of under rural cooperative credit institutions or rural cooperative credit society, it is more of related to for what purpose the loan has been taken. So generally rather than welfare or rather than development, if any other purposes loan has been taken, for example कार लेने के लिए कार लोन चाहिए, घर लेने के लिए घर लोन चाहिए, एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन, मशीन के लिए कोई लोन चाहिए, ऐसे ही कोई अपनी बिजनेस खोलने के लिए लोन चाहिए, दिस विल कम इन द शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर. अंडर दैट
At 3 levels, this short-term credit structure is made available for the people. At villages, it is through primary agricultural credit societies PACS. तो विलेज में जितने भी गांव में रूरल एरियाज में फार्मर्स है या फिर कोई भी एसएचजीज है या फिर कोई भी एनजीओज है या फिर कोई भी नॉर्मल सिटीजन है, दे कैन टेक लोन्स इन दिस विलेज लेवल फ्रॉम पैक्स. इन इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्योंकि विलेज या फिर तालुक जो आपका ब्लॉक लेवल होता है उसके ऊपर कौन सा होता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर देयर. सो एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इफ यू वांट टू टेक लोन्स फॉर शॉर्ट टर्म पर्पसेस यू विल गो एट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स. एंड हियर ओनली आरबीआई हैज सेड कि अगर अब अनप्रॉफिटेबल ब्रांच होगी तो प्लीज शट डाउन देम विदाउट द परमिशन ऑफ अस. देन कम्स डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्या होता है, स्टेट. At state level, if any cooperative bank is there, then state cooperative banks where at state level people can come and take the loan for short-term purposes. Whereas after short-term purpose, long-term structure is there. Long-term structure, any loan taken for the purpose of either development, infrastructure and welfare, that is called as short-term infrastructure for credit. Okay, then short-term, whatever this credit facility is there, okay, this short-term credit is for, as I told you, for other purposes. Long term, when I'm talking about, it is for what? Your development, welfare and infrastructure. So long term is again divided into two parts. First is state cooperative agriculture and rural development banks, and second is primary cooperative agriculture and rural development banks. Primary cooperative, that is agricultural and rural development banks, is at rural or district level, and state cooperative agricultural and rural development banks is at स्टेट लेवल. पर्पज जानो, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इज फॉर डेवलपमेंट, वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल, आपके गांव में कहीं भी ब्रिज बन रहा है, आपके गांव में कहीं भी किसी एग्रीकल्चर के लिए कोई भी डैम बन रहा है, रिजर्वर बन रहा है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ओके, ग्राम सड़क योजना, उसके लिए रोड बन रहा है. सो फॉर दिस द लोन कुड बी अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर, अंडर द लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर. सिमिलरली एट स्टेट लेवल सेम, अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम, रोड, ब्रिज बन रहा है, again state cooperative आ जाएगा. Whereas car loan, education loan, all these will go into short term. This is the whole structure of your cooperative credit institutions, cooperative credit banks in India. Now, ये सारे banks है, आपको पता ही है ये लोन लेने के banks है. These would be regulated, right? Regulation in the sense guidelines, rules for these banks, how they would be run. And supervision is nothing but always checking those banks कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं. So, regulation and supervision of all the cooperative banks. Urban cooperative banks, regulation is by RBI and supervision is by RBI. ऐसा क्यों? क्योंकि urban cooperative banks जो होते हैं, main purpose urban cooperative banks का क्या होता है? Credit facility for short term purpose only. कभी भी urban cooperative banks की लोन अगर आप देखोगे, लोन टोटल स्ट्रक्चर देखोगे, it is more corporate loans as well as business related loans and private loans. तो जो भी loans या फिर credit facility होती है, it is more for short term, under the short term structure or for short term purpose. ठीक है, डेवलपमेंटल सर्टनली यूसीबीज जो भी क्रेडिट सिस्टम देते हैं वो ज्यादा नहीं देते, एंड दैट इज व्हाई आरबीआई व्हेरेवर द फाइनेंस और क्रेडिट फंक्शन विल कम, आरबीआई विल ऑलवेज विल बी देयर फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन. बात करते हैं आरसीबीज के बारे में, दैट इज रूरल क्रेडिट बैंक्स के बारे में. यहां पर रेगुलेशन आरबीआई करता है. रेगुलेशन क्यों आरबीआई करता है? सिंपल, इफ एनी बैंक इज देयर ऑन द इंडियन सॉइल, the rules, guidelines and laws RBI will make it because RBI is the apex bank. But supervision NABARD करता है, RBI नहीं करता है. क्यों? क्योंकि RCBs का मैंने जैसे बताया, whatever are rural credit institutions or rural credit banks are there whatever developmental function or welfare function is there, that would be always supervised by NABARD. NABARD जाके rural areas में check करेगा supervision कि ये जो इस रूरल बैंक ने जो रोड के लिए लोन दिया है, इज इट गिवन फॉर द प्रॉपर पर्पसेस, इज दैट लोन पास्ट ऑल द चेक्स, इज देयर एनी फॉर्जरी और फ्रॉड इन दैट लोन. उसके लिए आरबीआई का ऑफिसर नहीं आएगा चेक करने के लिए. सो देयरफॉर रूरल क्रेडिट जो आपके बैंक्स होते हैं आरसीबीज, दोज आर सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड, नॉट बाय आरबीआई. एंड दिस बैंक्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, सो see here state cooperative banks, central cooperative banks and primary credit societies, यहां पर आपका सुपरविजन नाबार्ड करेगी लेकिन रेगुलेशन आरबीआई करेगा. और यहां पर जो आपके स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के अंडर आते हैं, दोज आर आल्सो नॉट रेगुलेटेड इवन बाय आरबीआई. इसमें आरसीबीज में
ये जो आपके शॉर्ट टर्म वाले हैं उनको ही आरबीआई रेगुलेट करेगा, इनको तो करेगा ही नहीं। इनको कौन करेगा? इनको नाबार्ड करेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ओके, सो ओवरऑल दिस इज द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ all the credit institutions. Now let's, after understanding all the static information, let's go for the current affairs which is related. क्या थी न्यूज? आरबीआई ने बता दिया है डिस्ट्रिक्ट, ये जो हमारे यहाँ की बैंक थी, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, इनके अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक रहेगी, उसका अगर एक ऐसा ब्रांच है किसी भी एरिया में, रूरल एरिया में, विच इज अनरिम्यूनरेटिव, नॉट इन गुड फाइनेंशियल कंडीशन, देन दे कैन stop that branch. So therefore decision क्यों था ये? For proper functioning of DCCBs. कोई भी district cooperative bank should not suffer because of its one branch which is not working properly. Okay, so therefore closing such branches which are not profitable and carrying that process with responsibility and transparency. Okay, guidelines क्या है? पहले तो कोई भी decision if is there of any DCCB to shut down the branch, it would be determined by the decision which has been made by the board of directors. Okay, कोई रैंडम एक पर्सन डिसीजन नहीं लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे उस क्रेडिट सोसाइटी के या फिर उस क्रेडिट बैंक के, ठीक है। सो कोई भी आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक हो, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। डिसीजन शुड बी टेकन बाय इवैल्यूएशन ऑफ रिलेवेंट फैक्टर्स एज वेल एज जो भी डिसीजन लिया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा, मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग विल बी डॉक्यूमेंटेड। थर्ड थिंग, clients and depositors in that unremunerative branch will be provided information through all the possible mediums in advance before shutting down the branch. Fourth, and RBI mandates that whatever DCCBs have to return the original licenses which are issued for any closed branches. अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की कोई भी एक ब्रांच अगर शट डाउन की गई है, देन दैट व्हाटएवर लाइसेंस दैट पर्टिकुलर ब्रांच हैज गॉट, दैट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हैज टू रिटर्न दैट ओरिजिनल लाइसेंस व्हिच हैज बीन इशूड बाय आरबीआई। तो वो आपको लाइसेंस आपको रिटर्न करना पड़ेगा। सपोज आई एम अ डीसीसीबी, सपोज एक गांव में एक बैंक में शट डाउन कर रहा हूं जस्ट बिकॉज इट इज अनरिम्यूनरेटिव, तो उसको जो लाइसेंस दिया है बैंकिंग लाइसेंस अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, that I should take and again give back to RBI. Simple. Then there are some exceptions also. What are the exceptions? Simple. RBI has imposed restrictions on such DCCBs जो खुद ही spoiled bank है। मतलब क्या? Simple. Suppose there is any bank, okay, suppose there is any bank which had some forgery, fraud, or maybe which itself is unremunerative or maybe a bad bank, then it will not be provided with certain rights and responsibilities to shut down any of its branches. क्योंकि ऐसी एक कोई भी बैंक रहेगी which is already where such bank is into a great concern, there RBI will take its all decision. So therefore any DCCBB will not allow to be close the branch where the question is on such bank only. Other than that, exception will ensure that branches are not closed haphazardly when regulatory concerns are there. So if any concern is there related to any bank, RBI will step in, that bank will not be provided any such responsibility. Second, now already I told you what district cooperative credit banks are, but still let us first understand what DCCBs are. These are cooperative banks operating at district level. इसके नीचे क्या होते हैं? Primary agricultural credit societies. इसके ऊपर क्या होते हैं? State cooperative credit banks. Okay, so these branches are primarily established in rural and semi-urban areas, as I already told you. Banking facility provide करनी होती है rural areas में to the hinterlands जहां पर proper formal financial या credit functions नहीं हो पा रहे. Second, the cooperative, if you see, it provides financial facility to all the cooperative societies in the district, main function, and it bridges the gap between primary cooperative societies. That means अगर village level और स्टेट लेवल के बीच में अगर आपको कोई भी फंक्शन करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्रेडिट फंक्शन का, देन दिस बैंक्स प्रोवाइड द सेम फंक्शन. दिस वर्क्स एज बैंकर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो यू कैन से दैट डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स आर द एजेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट at district level. I hope you got it. Then if you see the funds, how these banks are trying to cover, they are having own share of capital and reserves. Of course they have their own money. Second,
deposits from the public can put on deposits in such banks, and loans from the state cooperative banks, इनको थोड़ा लोन भी मिलता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से. फंक्शन क्या है? क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द मेंबर सोसाइटी, परफॉर्मिंग बैंक बिजनेस, बैलेंसिंग द सेंटर, सुपरवाइजिंग एंड इंस्पेक्टिंग द प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज. मतलब जो विलेज लेवल पे जो भी रूरल क्रेडिट सोसाइटीज है उनका यहां पर चेक्स रखना, सुपरविजन करना और इंस्पेक्शन करना. Other than that, undertaking non-credit activities also, as well as investing in resources of, again, your rural level credit societies. Okay, and lending directly to the public for non-agricultural purposes also. मैंने पहले बताया DCCBs, state cooperative banks, as well as primary agricultural cooperative banks, ये short term लोन देते हैं, चाहे आपका कार का लोन हो, एजुकेशन हो या फिर कोई भी घर का लोन. नाउ व्हाट आर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये आरबीआई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की एक पॉसिबल एक प्रॉपर डेफिनेशन है. ओके, तो सेक्शन 5 सीसीवी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 डिफाइंस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. These are cooperative societies other than primary agricultural credit societies which satisfy following condition. So apart from rural credit institutions, these are at urban areas. These are primary object or primary business is the transaction of banking business. तो banking activity mainly follow करती है. Paid up capital share and reserve should not be less than 1 lakh rupees. 1 lakh के ऊपर होने चाहिए. And bylaws do not permit admission of any other cooperative society as a member. अगर एक कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है तो उसमें एज ए मेंबर इंडिविजुअल आ सकता है लेकिन कोई भी ग्रुप नहीं आ सकता. ये इसके 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. अदर देन दैट, यूसीबीज आर रजिस्टर्ड एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट. महाराष्ट्र की कोई भी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट रहेगा, उसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर स्टेट कोऑपरेटिव या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होगी. ओके, महाराष्ट्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होगी. सिमिलरली फॉर ईच डिफरेंट स्टेट अकॉर्डिंग टू दी state cooperative societies, different urban cooperative banks are under this act. Then banking laws were made applicable to cooperative societies only in March 1966. इसका मतलब क्या है? इससे पहले ओके जो भी क्रेडिट फंक्शंस या फाइनेंशियल फंक्शंस बैंकिंग जो भी फंक्शंस थे वो जो भी आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज कर रहे थे उनको आरबीआई या फिर कोई भी एपेक्स बैंक बैंकिंग लॉज के अकॉर्डिंग रेगुलेट नहीं कर रहा था. After 1966, whatever credit cooperative societies were there, those were given licenses and more importantly, those were considered as banks. तो इसीलिए जो licensing है या फिर according to the Banking Regulation Act of 1949, Section 56 was inserted, and according to that, all the cooperative societies which were doing financial and credit functions, those were considered as now banks. So banking laws were applied to such cooperative societies after 1966-67. ओवरऑल अगर हम सारे कोऑपरेटिव्स को देखें, ओके, सो कोऑपरेटिव बैंक्स आर अंडर ड्यूअल कंट्रोल. स्टेट भी कंट्रोल करती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कंट्रोल करती है. एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट देखती है, वेयर एज बैंकिंग के रिलेटेड जो भी मैटर होता है, क्रेडिट के रिलेटेड जो भी मैटर होता है वो आपकी आरबीआई करती है. ये था आपका ओवरऑल हमारा डिस्कशन किसके ऊपर? ऑफकोर्स हमारे टोटल क्या कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के बारे में. नाउ जीएसटी कलेक्शन राइजेस टू 1.72 लाख करोड़. इट्स अ फैक्चुअल डेटा कि जीएसटी का टोटल जो कलेक्शन है वो राइज हुआ है. न्यूज क्या है? जीएसटी रेवेन्यू सर्ज्ड इन अक्टूबर एंड रीच्ड सेकंड हाईएस्ट मंथली कलेक्शन ऑफ 1.72 लाख करोड़ इन 10 मंथ्स. ओके, बाकी की फैक्ट शीट आप यहां पर देख सकते हो, जैसे कि रोज्ड हाउ मच 13.9%. नाउ इट स्टैंड 1.66 लाख करोड़. Other than that, if you see total revenue of center and state in the month of October after regular settlement, it's 72,934 crore for CGST, that is central GST, and 74,785 crores for state GST. I hope you got it. Other than that, these are the trends also throughout from April to March for the financial year of 2023 and 2024, where blue color is your 2023, रेड कलर इज योर 2024. अब बात करते हैं जीएसटी के बारे में, इसका थोड़ा कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं. ओवरऑल अगर हम टैक्सेशन देखें इंडिया में, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है. डायरेक्ट टैक्स मींस व्हाट? पर्सन पेज टैक्स फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज नथिंग बट पर्सन कलेक्ट्स द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर विच हु पेज टू द गवर्नमेंट. सिंपल. डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इसके बारे में भी डेप्थ में बात करेंगे, पर पहले हम जीएसटी बात करते हैं. अर्लियर अगर हम देखें
जीएसटी इज रिलेटेड टू नॉट डायरेक्ट टैक्स बट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म था जहां पर आफ्टर 2017 वी सॉ दैट जीएसटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन द कंट्री। व्हाट इज दिस जीएसटी? ओके, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक बार आराम से देख लेते। अपग्रेडेड एंड इंप्रूव्ड द वर्जन ऑफ वैट। तो पहले वैल्यू एडेड टैक्स होता था। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब क्या? कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी सर्विस हुई, कोई भी वैल्यू ऐड हुई, तो उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। ओके, नाउ सिंपल एज दैट। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नथिंग बट कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में बेच रहे हो तो उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाते। ठीक है, सो वट एवर दिस इनडायरेक्ट टैक्सेस आर देयर, अर्लियर इसके ऊपर वैट लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, एक्साइज लगता था, कस्टम लगता था। इन सब को काट के नाउ जीएसटी इज अप्लाइड ऑन सच इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांजैक्शंस। ओके, let us see what do you mean or why we required GST on the first place। पहले भी हमारा टैक्सेशन चल ही रहा था, वैट था, एक्साइज ड्यूटी था, कस्टम्स था, तो जीएसटी की जरूरत ही क्यों है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम देखें टोटल टैक्स लेवी जो होता है, वॉट एवर द टोटल वैल्यू इज देयर, व्हेन यू आर एडिंग मल्टीपल टैक्स ऑन इट, अगर हम टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे देन इट इज अ प्रॉब्लम, राइट? इट मेक्स योर ओवरऑल टैक्सेशन वॉट एवर प्रोसीजर इज देयर, टैक्सेशन प्रोसीजर, उससे कंज्यूमर जो होता है उसके पास फायदा नहीं पहुंचता है। ओके, सो देयरफॉर whatever this VAT was there, custom duty was there, also excise duty was there, this resulted into a cascading effect। what is cascading effect? tax on tax, tax on tax हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप इस टेबल में देख सकते हो, मैंने एक रॉ मटेरियल 100 रुपए को खरीदा, आई बॉट अ रॉ मटेरियल फॉर 100 रुपीज, 10% tax was there on that raw material, therefore 110 I had to pay। Then on that 110 whatever raw material I bought, I manufactured something out of that raw material। Now at how much money I spent during that manufacturing? 40, therefore 110, so 140। Now again when I manufactured it, 15% again tax was there, okay, 10% on this 150, it is 150। so suppose on every stage, that is at raw material 10%, manufacturing 10%, that is 15 rupees, again value addition I did, of this value addition I did again 10%, and again lastly again some more value I added, again 10%, you could see the tax has been applied on tax। so therefore in total if you see, overall the cost was 190, 10% taxation if you try to add on each stage, this is nothing but tax on tax, tax on tax, tax on tax, so therefore overall your value increases। okay, so therefore if you see this particular charging tax on tax, to avoid that GST came in। so what is this GST? let's first try to understand। okay, so उससे पहले हम एक कैस्केडिंग इफेक्ट जो GST का है उसको समझने की कोशिश करते, अगर किसी को भी समझ में नहीं आया तो। बिफोर GST व्हाट हैपेंड? cascading of tax was there। simple, suppose Amitabh is there or Amit is there, okay, उन्होंने एक 100 रुपए की चीज जया को बेच दी। okay, if he sold 100 rupees thing to Jaya, 10% sales tax is there just because he sold to Jaya, therefore 110 rupees। Jaya sold it to Rekha, but on this 110 rupees again 110 rupees, that is 100 plus 10, and 10% on this 110 would be there, so therefore on 110 that is 10 rupees, and on this 10 1 rupees, so 11 rupees, and already this 110 is there, so 110 plus 11 which is 121 rupees is what Rekha has paid। so simple, 100 rupee product was there, Jaya paid Amitabh 110 rupees, the same product then Jaya sold to Rekha and Rekha paid 121 rupees। if you look at it here, the 110 is split like 100 plus 10 because 10 is the sales tax in the previous transaction with Amitabh। then whatever this 10 rupees there in box which I have said, okay, 10% of 10 is your 1 rupee, this 1 rupee we could have avoided। अब देखो ये 10 rupees यहाँ पर टैक्सेशन से आए हैं, राइट? 100 के ऊपर 10% टैक्स कितना होता है? 10 rupees। this 10 rupees were added in this 100, that is this 10 rupees are tax, and again when Jaya is selling to Rekha, again on this 10 rupees 10% tax is there, so tax on tax, when Amit sold Jaya 10 rupees was the tax, when again Jaya sold to Rekha again 10% on 10, that is 1 rupee, this was tax on tax। so we can avoid this tax on tax cascading effect, and how we can do is that, so tax
should be only on value addition and not on tax on tax. And how this is done? This is done through GST. तो GST क्या करता है? It is nothing but it is a destination based tax. So rather than charging here 10 rupees as well as here 1 rupees, this 1 rupee whatever is there, here you can charge 10 rupees, but this whatever 1 rupee tax is there, this whatever the seller is there, that is Jaya is there, she can ask it through ITC. Okay, she can ask it through ITC, input tax credit. So overall GST, gross or goods and service tax, it is a one nation one tax. Second thing is, it was first adopted by the country France in 1954. It is our Indian GST whatever is there, it is of the French model, it is of our Canadian model. It's not French model but Canadian model. And as you all know, some fact related, it was 101 constitutional amendment and Assam was the first state to adopt GST. GST was adopted in 1st July 2017. फीचर्स अगर हम देखें, पहला तो इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स, ऑलवेज रिमेंबर डायरेक्ट टैक्स जीएसटी वगैरह अप्लाई नहीं होता है. दूसरा, इट इज मल्टी स्टेज, ये ईच स्टेज पे अप्लाई होगा, बट वॉट एवर द सेलर इज देयर ही कैन आस्क द इनपुट टैक्स क्रेडिट. इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड, डेस्टिनेशन इन द सेंस जो कोई खरीदेगा वो उसको इनऑल पे करेगा. देन इट इज बेस्ड ऑन वैट एंड रिड्यूसेस कैस्केडिंग, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर जो टैक्स होता है that is avoided, and it is multi-slabbed. Multi-slabbed in the sense whatever GST is there for different kinds of product, it would be different. Okay, now other than that, as we all discussed, what is GST? It's a, just as I told you, it's a destination based tax. It has been established by 101st constitutional amendment, one nation one tax, whatever these features are there, the same thing which I explained. Next is GST Council. This is nothing but it is a joint forum of center and state which makes recommendation to union and states on GST. अब समझो टोटल जो GST है, there are 3 types of GST at an overall. अगर हम नेशन देखें इंडिया, overall 3 types of GSTs are there. One is central GST, second is state GST, and third is IGST, that is intrastate GST. So whatever these 3 types of GST are there, these are because जो गुड्स और सर्विसेज होती है उनका ट्रांजैक्शन बिटवीन द स्टेट्स भी होता है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स भी होता है, राइट, एंड विद इन अ स्टेट भी होता है. सो दैट इज व्हाई दिस 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी आर देयर. द मेंबर्स ऑफ दिस जीएसटी काउंसिल का फंक्शन क्या होता है? इसी ट्रांजैक्शंस या फिर इसी रेगुलेशंस गाइडलाइंस के ऊपर यहां पर डिस्कशंस करना. सो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फ्रॉम ईच फाइनेंस डिपार्टमेंट आर द मेंबर्स. Each state can nominate a minister in charge of finance or taxation or any other minister as a member. According to Article 279, it makes recommendation to union and states on important issues which are related to GST, that is goods and services tax. Then is changing pattern. Next news है changing pattern of Indian tax base. So overall अगर हम बात करें इसमें भी अगर आप information देखते हैं, it is nothing but recently this particular latest income tax statistic report says that whatever tax compliance patterns are there in India, those have changed drastically. So overall, we can see that most of higher income slabs, if you see, the data unveils the transformation in a profile of taxpayer, that is shift from higher income slabs from lower income slabs. इसका मतलब क्या है? Whatever people were earlier in lower income slabs, they have shifted to higher income slabs. इसका मतलब क्या है? मेजर जो लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है. ओके, सो हाइलाइट्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स यू कैन रीड दोस. द सेम थिंग, द मेन क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट पीपल आर मूविंग फ्रॉम लोअर इनकम स्लैब्स टू हायर इनकम स्लैब्स. ओके, other than that, main if structure, tax structure, if I try to tell, okay, overall Indian tax structure is under the 2 heads, direct tax and indirect tax. पहले हमने डिस्कशन किया जीएसटी में, इनडायरेक्ट टैक्स अर्लियर होता था एक्साइज, सर्विस टैक्स, कस्टम, वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरीज टैक्स, ऑक्ट्रॉय एक्सेट्रा. इसको रिप्लेस किया किसने? इन टोटली जीएसटी ने. इंट्रास्टेट जीएसटी होता है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, central GST and state GST, whereas interstate whatever is there, that is IGST. Okay, so this is the overall proposed tax structure in the sense after 2017 this is the new tax structure in the country where GST has replaced major your indirect tax system. Now
ओवरऑल अगर टैक्स की बात करें, एक जनरल डिस्कशन करते हैं व्हाट इज टैक्स. सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एनी प्रोसीजर और एनी प्रोसेस टू ब्रिंग आउट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं हम टैक्स. ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं. वही गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन होता है, गवर्नमेंट कलेक्ट्स whatever excess income is there, so as from the point of view of expenditure, okay, as well as income distribution, that is also called as tax. So overall सिंपल सा फंडा है, अगर कोई भी एक इंसान है जो बहुत ज्यादा कमा रहा है, so government make sure that according to his income he is taxed, or whatever extra income is there that is taken and that is redistributed within the remaining population, not directly but through various expenditures. Maybe bridge बना दिया, maybe कोई भी रोड बना दिया. In this way overall taxation is direct and indirect. So taxation में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है. एक होता है इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स. इंसिडेंस मतलब क्या होता है, मैं कमा रहा हूं, मैं खुद टैक्स पे कर रहा हूं, सो द बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन मी, दैट इज इंसिडेंस. एंड इंपैक्ट इज नथिंग बट, सपोज मैंने कुछ प्रोड्यूस किया, मैंने सेल किया, एक्टिविटी तो मैंने की, but the impact is by other. Impact is nothing but again whatever the tax is there or whatever the transaction is there, that impact of that particular transaction. So based on incidence of tax and impact of tax, there are two types of taxes, direct and indirect. Direct मतलब क्या, कमा भी मैं रहा हूं और टैक्स भी मैं दे रहा हूं. So simple, suppose my salary is 10 lakh rupees, so 10 lakh rupees का जितना भी इनकम टैक्स लगेगा वो मैं दे रहा हूं, तो कमा भी मैं रहा हूं, इनकम टैक्स भी मैं दे रहा हूं. That is direct tax. Indirect tax is what? Simple. Cost I am pay. Suppose I am buying something, maybe shirt, maybe t-shirt, or maybe any bread. So I am buying, okay? But I am buying, but the tax is being, suppose the customer is there, or shopkeeper is there. He's selling that good to me. Okay? So he's selling me the good. I am buying that particular product, bread or t-shirt or shirt from him. And tax I am paying. So therefore where impact and incidence is not on the same person but on different person, so it is shifted from one person to other. So for example देखो सिंपल सी बात है, कोई भी शॉपकीपर मुझे कोई भी शर्ट बेचेगा, राइट? तो जब वो बेच रहा है, टैक्स तो गवर्नमेंट को मैं दे रहा हूं, राइट? सो देयरफॉर दिस शिफ्ट इन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, दिस इज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखते हो, देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ टैक्सेस: प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्स. प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है कि जैसे आपका इनकम बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपका टैक्सेशन या फिर जो गवर्नमेंट आपसे सम ले रही है उसका प्रोपोर्शन इंक्रीज होते जाता है. सो फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स, मेरे पहली इनकम, माय फर्स्ट इनकम वाज within 5 lakh rupees, so therefore I was not taxed only. Then my income increased from 5 lakh to between 10 lakh rupees, so therefore I was taxed 5 to 10%. Then I became a crorepati. Okay, suppose now my salary, or maybe now I am earning more than 1 crore 2 crore rupees, so therefore as my income has gone beyond a certain level, therefore I would be taxed direct 30%. Okay, so in this way, as your proportion of income increases, your tax also increases. That is your progressive tax. You are progressing. Then is regressive tax. Now what is this regressive tax? Opposite to progressive tax, regressive tax is there, but there is some logic to it. Suppose there is a pizza, Domino's में पिज्जा है. एक दिन डोमिनोज में पिज्जा खाने के लिए अनंत अंबानी जी आए, हु इज अ बिलियनियर. फिर मैं गया खाने के लिए, जो कि है मिडिल क्लास पर्सन, एंड देन अ रिक्शा कार्ट पुलर वेंट टू ईट द पिज्जा. Pizza is of 100 rupees and pizza is of 400 rupees and 100 rupees is tax. Now look at our each case. For this rickshaw cart puller, his daily income would be 1000 rupees. For him 400 rupees and this 100 rupees GST is very very huge concern. For a middle class income person like me, okay, maybe my salary is 10,000 rupees. So for me 400 or this 100 rupees, whatever this GST is there, 100 rupees GST, okay. For example, this 100 rupees GST for this 100 rupees GST on pizza, it's same for Ambani, it's same for me, and it's same for rickshaw cart puller. For me, it is a problem. I'm worried, but still it's okay for me, क्योंकि मेरी इनकम कितनी है 10,000 रुपए. वही अंबानी के लिए क्या 400 क्या 4,000 रुपए भी ऐसे वो फेंक सकता है, राइट? फॉर अंबानी दिस 100 rupees don't matter. For me it matters, but it's okay. But for rickshaw cart puller, it's the matter of death or life. Right? So therefore you could see
all our incomes are different, but still GST has been charged from us at an same level. So there is an injustice here. Our incomes are different. For example, Ambani is earning more than me and maybe 10x times than this rickshaw cart puller, but still he's paying only 100 rupees GST on this pizza. Whereas rickshaw cart puller has lower income than Ambani and even than me, but still again he is also paying 100 rupees. So therefore regressive tax is nothing but your income is less, but you are being taxed higher. From rickshaw carts puller point of view, इसकी इनकम अंबानी से कम है लेकिन वो टैक्स सेम ही दे रहा है अंबानी उतना पिज्जा के ऊपर, तो क्या उसके लिए पाप है पिज्जा खाना, राइट? सो देयरफॉर हियर यू कैन सी दिस इज रिग्रेसिव टैक्स. प्रोपोर्शनल टैक्स इज नथिंग बट एक फिक्स टैक्स होता है. आपकी इनकम कितनी भी हो या फिर आपने कुछ भी किया हो, आपको 10% देना ही पड़ेगा, ठीक है? सो दिस इज योर प्रोपोर्शनल टैक्स. फॉर एग्जाम्पल, एक सरचार्ज या फिर सेस को आप प्रोपोर्शनल टैक्स कंसिडर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल सेस, चाहे आप अंबानी हो चाहे आप कोई भी हो, मैं 4% लेके रहूंगा. सो सिंपल, दैट्स योर प्रोपोर्शनल टैक्स. एट एनी लेवल इट इज फिक्स्ड. देन कम सरचार्ज एंड सेस. एक सरचार्ज नाम की चीज होती है, इट इज नथिंग बट टैक्स ऑन टैक्स. एक जनरल टैक्स लेने के बाद एक कूपन समझ लो, इसको गवर्नमेंट ले लेता है. इट इज ओनली आफ्टर अ फिक्स लिमिट. मतलब क्या, सपोज मेरी अर्निंग 10 लाख रुपीज है, ठीक है, आपसे नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही मेरी अर्निंग 1 करोड़ के ऊपर चली जाती है, मेरे ऊपर सरचार्ज लग जाता है. सो इट इज ओनली फॉर द पीपल वेयर देयर अर्निंग इज मोर. नो क्लियर ऑब्जेक्टिव इज देयर ऑफ सरचार्ज. ऑलवेज रिमेंबर, सरचार्ज का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. एंड सेस इफ यू सी 4% इट इज फिक्स्ड एंड इट हैज अ क्लियर ऑब्जेक्टिव. एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस, सेस का कोई भी एक पर्पज होता है और वो भी फिक्स लेवल पे होता है. लेकिन सेस का कभी भी इट इज नॉट आफ्टर अ फिक्स्ड लिमिट. फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी अगर प्रोडक्ट भी ले लिया, प्लास्टिक का चिप्स ले लिया, कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लिया, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि उसके ऊपर सेस लग सकता है जस्ट फॉर एनी पर्पज. इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, चाहे आपकी सैलरी 10 लाख हो, 2 लाख हो, 2000 हो, ठीक है, सेस लग सकता है फॉर एनी पर्पज एंड इट इज 4% ओनली, ठीक है, इन इंडिया एटलीस्ट. सो दिस वाज ऑल अबाउट टैक्सेशन. नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड आरबीआई इश्यूज रेगुलेशंस टू गवर्न पेमेंट एग्रीगेटर्स. तो पेमेंट एग्रीगेटर्स इन द सेंस क्या? सिंपल, आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, आप फोन पे से पेमेंट करते हो. सो उसी के कंटेक्स्ट में आरबीआई ने ये कहा है कि क्रॉस बॉर्डर अब जो भी सेटलमेंट होगी, क्रॉस बॉर्डर इन द सेंस सपोज पेमेंट हो रही है इंडिया से लेके श्रीलंका, इंडिया से लेके मे बी नेपाल, इंडिया से लेके कहीं पर भी क्रॉस बॉर्डर जहां पर बॉर्डर इन्वॉल्वमेंट है, therefore such transactions now can be facilitated through your payment aggregators for cross border transactions. So in a circular, RBI has introduced a novel category known as payment aggregator cross border, जहां पर जो भी फाइनेंशियल या फिर जो भी आपके ट्रांजैक्शंस है वो क्रॉस बॉर्डर में हो रहे हैं, वो अब PACB के थ्रू होंगे. ओके, अदर देन दैट यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है फॉर ऑल द नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, फॉर ऑल द स्टार्टअप्स, they should have certain net worth. For example, minimum net worth of 15 crore at the time of applying and 25 crores by 2026. Similarly, for non-banks, 15 crore at the time of applying and 25 crore at the time of third financial year. So both startups and non-banks as well as other credit institutions, they can do this, whatever they can use this payment aggregators for their cross border transactions. Okay, so overall अगर हम देखें, अदर एक कंडीशन क्या है इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम वैल्यू पर यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड और परचेज शैल बी 25 lakhs. ओके, सो ओवरऑल इसके बारे में ये था. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस न्यूज में एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन है जो है पेमेंट एग्रीगेटर से रिलेटेड. पेमेंट एग्रीगेटर क्या होते हैं, पेमेंट गेटवे क्या होता है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, वो एक बार देख लेते हैं एंड वी विल एंड द सेशन. सो ओवरऑल अगर हम बात करें पेमेंट गेटवे क्या होता है, सिंपल, आप कोई भी पेमेंट करने के लिए चले गए, ठीक है, आप बर्गर खा रहे हो, आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, इफ यू आर यूजिंग एनी स्कैनर टू स्कैन योर डिवाइस, मे बी यूपीआई, फोन पे, मे बी पेटीएम, जस्ट फॉर ट्रांजैक्शन. सो सिंपल, कभी भी रेलवे का टिकट लेने गए हो, रेलवे का टिकट जब हम लेने जाते हैं एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होती है, आप वहां पर 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए रखते हो और वो आपको आपका टिकट दे देता है. व्हाट इज दिस? सिंगल वे ट्रांजैक्शन. Any transaction, if it is happening through online single window, that is called as payment gateway, where the purpose is only online transaction, nothing else, not multiple transaction, only one transaction. So such type of online transactions which they take place through e-commerce software application, such software applications are called as payment gateways. You take your online payments of banks like HDFC, ICICI Payment,
आपका योनो एसबीआई ले लो, फोन पे ले लो, पेटीएम ले लो, जस्ट आपके दूध वाले भैया का पेमेंट कर रहे हो तब, जस्ट जब आप जूस पी रहे हो तब, जस्ट आप बर्गर खा रहे हो तब, व्हेन द पर्पज इज सोनली पेइंग द ट्रांजैक्शन, कीवर्ड आपका पासवर्ड डाल दिया और स्वाइप करके पेमेंट कर दिया, दिस इज योर पेमेंट गेटवे। देन व्हाट एंड हाउ डज पेमेंट गेटवे वर्क्स? व्हाई इज दिस पेमेंट गेटवे? सिंपल, आप बैठे हो घर पे, Amazon पर आपको एक कोई भी बैग पसंद आया, शर्ट पसंद आया, आपने ऑर्डर दे दी। Now when you gave the order, you choose that, you put it into cart, you put the address, you do the payment. Payment data and confirmation goes through this gateway. Gateway confirms that with the bank that of course Suraj has done the payment for this type of Adidas shirt. Bank confirms it with merchant. Merchant who is this? Adidas, whatever wholesaler या फिर company रहेगी. Adidas then checks whatever their software is there. Yes, there is a person named Suraj with a bank account whose money has been deducted from the bank and it has been deposited in our account. Therefore, we will confirm your t-shirt and therefore we will give you a confirmation. Your order has been confirmed and we will deliver it. So payment gateway is about all successful transaction and providing data for the bank so that they will collect the money from my account and give it to the merchant. Simple as that, only transaction purpose. What things are done by payment gateway? First is order, checking the transaction, fraud check, अप्रूवल ऑफ द ट्रांजैक्शन। कभी कभार ऐसे हुआ पेमेंट से, पेटीएम से पेमेंट कर दिया, आपके अकाउंट से कट गया लेकिन मर्चेंट को पहुंचा नहीं, तो मर्चेंट हमको क्या कहता है? शॉपकीपर, व्हाट ही सेज? सी मनी हैज नॉट कम नियर मी, इफ इट हैज बीन कट द पेमेंट विल फेल, पे मी अगेन। So this is what it means. Gateway confirms your payment. Then what? So in this way, Easy Pay, it's one of the payment gateway for ICICI Bank. Similarly, HDFC, similarly, Yono Pay, Yono SBI for SBI. The sole purpose here, if you see, look at it, यहाँ पर मैं पेमेंट किससे करना चाहता हूँ? This is ऑनलाइन पेमेंट थ्रू your credit card or debit card. So it is through only ICICI Bank details. So बस पेमेंट पर्पज है, that is your payment gateway. What is an aggregator? एग्रीगेटर क्या है? बचपन में कभी मारियो खेले हो? मारियो की एक ही ऐसी कार्ड होल्डर या फिर एक ही ऐसी कैसेट आती थी जिसमें 999 प्लस गेम्स, 99 गेम्स, जिसमें मारियो है, कॉन्ट्रा है, रनिंग रेस है, एथलेटिक्स है, सारे गेम्स है. ऑल द गेम्स आर एग्रीगेटेड, इंटीग्रेटेड. So therefore, whenever the purpose is not just of payment, but the purpose is of making a platform where multiple online transaction services are available, multiple even online transaction facilities are also available. So such type of platform is called as payment aggregator, which provides and integrates various options of payment for various purposes. पेटीएम देख लो, पेटीएम में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप फोन पे से पेमेंट कर सकते हो, आप फोन पे से तो पेमेंट कर ही सकते हो, आप गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो, आप इवन पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो. ओके, सो पेटीएम पे अगर आप देखते हो, पेटीएम पे बहुत ऑप्शंस होते हैं, फोन पे वो ऑप्शंस नहीं होते. ठीक है, फॉर एग्जांपल पेटीएम पे आप फोन पे से पेमेंट कर सकते हो, लेकिन फोन पे पेटीएम से कर सकते हो नहीं. सो आपका फोन पे जो है, फोन पे, सो फोन पे, गूगल पे, देन योर पेपैल, ओके, all these HDFC, ICICI portals, Yono SBI, these are your payment gateways. Only these platforms or only these online whatever windows are there, these are used for online transaction. What are payment aggregators? As I told you, look at Paytm, look at Razorpay. Razorpay पे कोई भी पेमेंट करने जाओ, कोई भी ऑनलाइन कोर्स या फिर Razorpay से कोई भी अगर आप कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो, यहाँ पर कार्ड भी अवेलेबल है, नेट बैंकिंग भी अवेलेबल है, वॉलेट भी अवेलेबल है और यूपीआई भी. Amazon पे जाओ, Amazon is also aggregator. You get lot of options. You get even COD. आपको कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाता है. So you can even pay through cash. So this is the difference between aggregator. The function is not just of transaction, but multiple transaction options are provided, and at the same time, even multiple your facilities are also provided. For example, Paytm पे मैं जाके टिकट भी बुक कर सकता हूँ, प्लेन की, मूवी की भी टिकट बुक कर सकता हूँ, मैं चाहे तो ONDC से खाना भी मंगवा सकता हूँ. So similarly, when multiple purpose a platform provides multiple financial functions and multiple options of transactions also, that is a aggregator. Example could be BillDesk, Razorpay. Apart from that, even आपके Paytm बेस्ट एग्जाम्पल हो गया आपका पेमेंट एग्रीगेटर. अब Paytm पेमेंट एग्रीगेटर भी है और गेटवे भी है. अगर आप Paytm से कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर्पज से यूज कर रहे हो तो वो पेमेंट गेटवे काम करता है, एंड इट इज एग्रीगेटर ऑल्सो, बिकॉज Paytm पर आपको फोन पे वगैरह
इवन आपके क्रेडिट कार्ड से भी और कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाती है अगर आप बाय करते हो। Amazon भी आपका एग्रीगेटर हो गया, ओके। देन डिफरेंस बिटवीन पेटीएम पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट गेटवे अगर बात करें, इंटरमीडिएट आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ओनली ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड, ओके, पेमेंट ऑप्शंस आर ओनली रेस्ट्रिक्टेड। अगर आप पेमेंट गेटवे फोन पे हो तो फोन पे से ही आप ट्रांजैक्ट करोगे। एंड पेमेंट गेटवे कैन इवन मैनेज द सक्सेस रेट। अगर आप देखते हो तो ऑफकोर्स एक अगर आप पेमेंट गेटवे से कर रहे हो तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ओनली इज द थिंग विच वी विल बी केयरिंग अबाउट। अगर परमिशंस की बात करते हो तो पेमेंट गेटवे रिक्वायर्स आरबीआई ऑथराइजेशन बिफोर दे सेट अप द बिजनेस अंडर PSSA 2007। एंड एग्रीगेटर की अगर हम बात करें देन इट विल रिक्वायर एग्रीगेटर्स लाइसेंस अगेन एंड सर्टिफिकेशंस आल्सो, ओके। सो बोथ ऑफ द सर्टिफिकेशन परमिशंस आर डिफरेंट। अगर हम पेमेंट एग्रीगेटर की बात करते हैं, इट्स अ इंटरफेस, इट इज नॉट एन इंटरमीडिएट विंडो और सिंगल प्लेटफॉर्म। इट हैज स्कोप ऑफ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पेमेंट। फॉर एग्जांपल Amazon पे कैश ऑन डिलीवरी कर दिया, मल्टीपल ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस आर देयर एज वेल एज ऑफलाइन ऑप्शंस आर देयर, एंड हायर पेमेंट सक्सेस होता है अगर पेमेंट एग्रीगेटर। अगर आप पेटीएम पे हो, पेटीएम से नहीं हो रहा है तो फोन पे से कर लो, फोन पे से नहीं हो रहा है तो गूगल पे से कर लो। इस तरह से आप स्विच कर सकते हो। बिल डेस्क पे हो, रेजर पे हो, तो आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस ऐसे ऐसे फटफट स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर आप फोन पे हो, आपके पास बस फोन पे और आपको 50 रुपए ट्रांसफर करने, आपके पास और कैश भी नहीं है, so here the success rate is somewhat restricted and less, okay। So this was the difference between payment gateways and aggregators. Then comes payment service providers. Here these are third party companies, okay। So these are third party companies or third party institutions which allow a transaction or electronic payment, okay। So these allows businesses to accept the electronic payments such as credit cards and debit card payments। तो यहां पर मैं क्लोजली एक बता सकता हूं कि इसका एग्जांपल आपके पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर का अगर हम एग्जांपल देखें तो अगेन पेपाल हो गया या फिर इवन एनपीसीआई इन अ फॉर्म एटीएम्स के अगर हम एग्जांपल ले तो एनपीसीआई इज वन टाइप ऑफ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ओनली, क्योंकि आपके एटीएम में आपने स्वाइप किया तो वो जो ट्रांजैक्शन होता है वो थर्ड पार्टी हु इज हैंडलिंग दैट ट्रांजैक्शन, एनपीसीआई इज हैंडलिंग द ट्रांजैक्शन। So therefore this is the difference between all the three: payment aggregator, payment gateway and payment service provider. So this was all about today's finance current affairs. Thank you very much. See you next time.